हाँ, देखो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का E4 क्वेश्चन है। इसको भी देख लेना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि ऐसी बहुत सारी वास्तविक बैटरीज हैं, ऐसी बहुत सारी वास्तविक बैटरी हैं जिन जिन सबको श्रेणी क्रम में लगाया है, ठीक है। तो देखो, हर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है और ईएमएफ भी अलग अलग है। और इस बार हमको दे रखा है हाँ, इस बार हमको दे रखा है कि इस बार हर सेल का ईएमएफ इनके आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती है। और हमको दे रखा है कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो ईएमएफ अल्फा R होगा, ये हमको दे रखा है। तो ये दे रखा है हर सेल का ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती है। मतलब किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो उसका ईएमएफ अल्फा R होगा, ठीक। बस हम लिख सकते हैं कि पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 हो तो ईएमएफ अल्फा R1, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 हो तो ईएमएफ अल्फा R2, तीसरे का आंतरिक प्रतिरोध R3 हो तो ईएमएफ अल्फा R3, और वैसे ही R4 R5 ऐसे बहुत सारे बैटरी लगा रखे हैं, टोटल n सेल लगा रखे हैं, ठीक। बस एक तो इस सर्किट में बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना है, और उसके बाद पूछा है कि किसी भी एक सेल के क्रॉस विभवांतर कितना होगा वो देखना है। चलो पहले फिर चलो सबसे पहले इस सर्किट में बहने वाली धारा देखते हैं। तुम खुद बताओ, इस बार सारे सेल 1 बाय 1 है, मतलब श्रेणी क्रम में है ना। बस इसमें सपोर्टिंग अपोजिंग का लॉजिक लगा सकते हैं। बस कह सकते हैं कि सर्किट में धारा कितनी बहेगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध। रास्ते का नेट ईएमएफ देखना है, तो तुम बताओ कि ये ईएमएफ E1, ये E2, ये E3 सब सपोर्टिंग है। मतलब ये बैटरी भी आवेशों को क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रही है, ये भी क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रही है, ये भी क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रही है। तो सबके धक्के सपोर्टिंग है तो ईएमएफ भी सपोर्टिंग होंगे। इससे सबके ईएमएफ जुड़ जाएंगे, तो रास्ते का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसा होगा। ये जो मैं मान रख देता हूँ, E1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा R1, E2 की जगह अल्फा R2, तीसरे का ईएमएफ E3 की जगह अल्फा R3, और ऐसे ऐसे कहां तक चलेगा, N तक चलेगा, ठीक। अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो सारे आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो रास्ते का कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी कैपिटल N तक चलेगा। तो बताओ, अंश में अल्फा कॉमन ले लेते हैं ना, अल्फा कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 n बार, अपन नीचे क्या है बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 n बार। तो बताओ इस R1 प्लस R2 प्लस R3 से ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसिल हो गया। तो इस बार सर्किट में धारा कितनी बहेगी, अल्फा बहेगी और क्लॉकवाइज दिशा में बहेगी। ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं। कंफर्म बोल सकते हैं कि सर्किट में धारा क्लॉकवाइज दिशा में बहेगी और अल्फा बहेगी। तो देखो, अब हमको पूछा है कि इस बार किसी भी एक सेल के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा वो देखना है। एक सेल के अक्रॉस आ गया तो 5 सेल के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। तो चलो इस इस बार हमको देखना है कि किसी भी एक सेल, जैसे इस पहले सेल के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा वो देखना है। तो तुम देखते बताओ, इस बार बैटरी से धारा निकल रही है ना। इस बार बैटरी से धारा निकल रही है, और मैंने तुमको क्लियरली याद कराया था कि कभी भी बैटरी ऊर्जा सप्लाई करे या बैटरी से धारा निकले तो बैटरी के अक्रॉस विभवांतर कितना होता है, E माइनस आई आर। तो बताओ इस बार इस बैटरी के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, E माइनस आई आर। तो बताओ इसका ईएमएफ तो कितना है, अल्फा R1, ईएमएफ तो अल्फा R1 माइनस आई, तो धारा का मान कितना है, अल्फा, और R इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। तो बताओ बैटरी के अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, अल्फा R1 माइनस अल्फा R1 मतलब 0। तो बताओ, जैसे इस सेल के अक्रॉस विभवांतर 0 आ गया, वैसे ही तुम दूसरे सेल के अक्रॉस विभवांतर देखोगे तब भी 0, तीसरे सेल के अक्रॉस भी विभवांतर 0। तो बताओ ऐसे ही 5 सेल है तो उनके अक्रॉस भी विभवांतर 0 आएगा। तो बताओ कैपिटल N में से
स्मॉल एन सेल का कोई सिस्टम ले तो उनके अक्रॉस भी विभवांतर 0 ही आएगा, है ना। बोल सकते हैं कि सॉल्व करने पर एक सेल के अक्रॉस विभवांतर 0 आ गया ना, तो वैसे ही वैसे दूसरे सेल के भी अक्रॉस विभवांतर चेक करोगे तो 0, तीसरे सेल के भी अक्रॉस विभवांतर 0। तो बताओ तीन सेल का सिस्टम ले तो उनके अक्रॉस विभवांतर 0 × 3 मतलब 0 ही होगा, ठीक ना। तो वैसे ऐसे n सेल का सिस्टम ले तब भी विभवांतर 0 ही आएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं।